दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मानो मुसीबतें ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक ओर वे अपने ऊपर लगे एलिगेशन से इतने परेशान हैं कि खुद को ही कोर्ट में डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि एक दूसरा केस भी उनसे जुड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में वापस से फाइल हो चुका है, जो ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की डिविजनल बेंच के सामने आ चुका है। यहाँ हम उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात कर रहे हैं जो कि पिटिशनर सुरजीत सिंह यादव द्वारा फाइल किया गया था, ये मांग करते हुए कि जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट ही हो चुके हैं तो उन्हें दिल्ली सीएम पोस्ट से भी हटा देना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने इस मामले को डिसमिस कर दिया था, ये कहते हुए कि यहाँ जुडिशियल इंटरफेरेंस का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इवेंट में ऐसा सेम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वापस से दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल हुआ है, जो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को इस पोस्ट से रिमूव करने की ही मांग कर रहा है। विष्णु गुप्ता who is a social worker and national president of Hindu Sena ने ये PIL फाइल किया है। वो submits that Arvind Kejriwal has been arrested by ED in connection with an offence under PMLA and thus he is guilty of breach of constitutional trust reposed in him by the Constitution of India and should be removed from the post of CM। तो जहां अंदाजा लगाना भले आसान है कि इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला रहने वाला है, वहीं ये आसान नहीं है गेस करना कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड जस्टिस कावेरी बवेजा ने बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर दी है, जिस दिन वापस से दिल्ली रूस एवेन्यू कोर्ट में तूफान देखने को मिलेगा कि क्या ईडी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की एक्सटेंशन मांगती है या नहीं। और इसी बीच 19 अप्रैल से वोट देने की प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। कई लोगों का मानना है कि यूनियन ने ईडी का यूज करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक साजिश चली है, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी है कि ईडी ने फिर भी अरविंद केजरीवाल के सीएम पोस्ट को रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें 9 समन्स भेजे हैं, क्योंकि यही अगर एक आम इंसान की बात होती तो शायद उसे इतने समन्स नहीं दिए जाते थे। लीगल एक्सपर्ट्स का भी दावा है कि अगर केजरीवाल ने ईडी के इतने समन्स को रिजेक्ट नहीं किया होता था तो उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता था। पर अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं आप पर छोड़ते हैं। और ऐसा ही एक पॉइंट ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने भी कोर्ट में उठाया था कि नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर सीएम्स, अरेस्ट राइट सेम फॉर ऑल। हमने केजरीवाल के पॉइंट्स तो अब तक सुन ही लिए हैं कि कैसे उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, पर अब चलिए उन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जिसकी वजह से ही ईडी ने अब तक केजरीवाल को 9 समन्स भेजे थे और उन्हें लास्ट इंट्रोगेशन के बाद 21 मार्च को अरेस्ट कर लिया था। ईडी ने जब पहली बार केजरीवाल की कस्टडी की डिमांड रखी थी तो दिल्ली रूस एवेन्यू में प्ली फाइल करते हुए स्टेट किया था, श्री अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इज द किंग पिन एंड की कॉन्स्पिरेटर ऑफ द दिल्ली एक्साइज स्कैम एंड कोलूजन विद मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी लीडर्स एंड अदर पर्सन। इसके पीछे ईडी ने 4 लोगों के बयानों का हवाला दिया था, जिसमें पहले मेंशन थे सी अरविंद का बयान जो कि मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। इनके बयान में स्टेटेड था स्टेटमेंट ऑफ श्री सी अरविंद देन सेक्रेटरी ऑफ श्री मनीष सिसोदिया dated 7/12/2022 wherein he has revealed that around mid of March 2021 Manish Sisodia called him to the residence of Chief Minister Arvind Kejriwal and handed over an around 30 pages document which was a draft GOM report. Further, in the document handed over, it was mentioned that the wholesale license should be given to agents, private players of manufacturers. One wholesale licensee can be distributed for any number of manufacturers and the wholesale profit margins was taxed at 12%. इसके बाद ईडी बुच्ची बाबू के बयानों पर जोर देते हैं, जो कि मिस कविता के सीए थे। He has revealed that Shri Arun Pillai was working with Shri Vijay Nair on the policy formulation, and Vijay Nair was offering provisions for favoring Ki Kavita. That Vijay Nair was working for Arvind Kejriwal and Manish Sisodia for the same. This is further corroborated by the WhatsApp messages retrieved from the mobile phone of Buchi Babu, wherein certain provisions of the excise policy were found 2 days before the excise policy document was finalized by the GOM and the Council of Ministers. काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सबको पता है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में अब तक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और यहाँ तक की कविता भी जेल में बंद है। तो अंदाजा लगाना आसान है कि इन बयानों के बेसिस पर अगला टारगेट केजरीवाल ही रहने वाले थे। इसी बीच एक नाम उठा है विजय नायर का, जिसके बारे में ईडी ने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है कि वे अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी थे। इट्स स्टेटेड श्री विजय नायर इज अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ अरविंद केजरीवाल। विजय नायर who had no role possession in the Delhi Excise Department or in Delhi government, in fact acted as a broker, liaison, middleman on behalf of the top leaders of the Aam Aadmi Party, especially Arvind Kejriwal, for getting bribes, kickbacks from various stakeholders in the Delhi liquor business in exchange of favorable outcomes
policy changes in the exercise policy of 2021-22, which was being drafted at that time. He even threatened the stakeholders who were not agreeing to his demand that the changes suitable desired by them may not go through entirely if they do not concede to his demands. सिर्फ यही नहीं, इस डॉक्यूमेंट में एक जगह दिल्ली मिनिस्टर कैलाश गहलोत का भी नाम मेंशन था और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अब ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। ये तो थी अब अरविंद केजरीवाल के रोल की पॉलिसी फॉर्मुलेशन को लेकर, और अब आगे बात होती है केजरीवाल द्वारा किकबैक्स और साउथ साइड से मिलने की बात। यहाँ पर MSR रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी के बयान काफी इम्पोर्टेंट रहे हैं। पहले बात करते हैं MSR रेड्डी के बयानों की। स्टेटमेंट ऑफ मजुंदा श्रीनिवासलू रेड्डी डेटेड 16/7/2023 recorded under section 50 of PMLA and a statement dated 17/7/2023 recorded under section 164 of CRPC revealed that in the month of March 2021 during the parliament session time I had seen the newspaper in Delhi stating the privatization of liquor trade from government to private. When I met him, Kejriwal, he was cordial and said that we welcome everyone in Delhi to do business. Regarding liquor business, earlier Miss Kavita, daughter of Chief Minister of Telangana K. Chandrasekhar Rao, has already approached me to do liquor business in Delhi and offered to pay ₹100 crore to the party. That is the आम आदमी पार्टी। और इसके बाद राघव रेड्डी ने अपने बयानों में सेम बात बोली थी और कहा था, Raghav Majumdar, part of South Group, dated 26/7/2023, recorded under Section 50 of PMLA and dated 27/7/2023, recorded under Section 164 of CRPC, has revealed that he paid ₹25 crore in cash to Shri Abhishek Boinpally and Buchi Babu as per the agreement between Ms. K. Kavita himself and his father, Shri Majumdar Srinivasalu Reddy. इसके अलावा भी ईडी ने सारी डिटेल्स प्रोवाइड की है, जहां आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने इस स्कैम से मिले पैसों को आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शंस में खर्च किए थे। ईडी के पास एक मनी ट्रेल भी है, जिसको बैकवर्ड भी फोकस करने पर यही सामने आता है कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। इस केस में कई डिजिटल एविडेंस भी मिले हैं, जिसमें से एक का स्क्रीनशॉट डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, और कितने मौकों पर ही ईडी ने कहा भी है कि उनके पास फोन्स भी पड़े हैं जिसमें इस स्कैम का सारा राज है। तो जहाँ एक और अपोजिशन ने केजरीवाल के फेवर में बोलकर ईडी को फटकारा है, वहीं केजे अल्फोंस, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, ने कहा कि इन सारे मामले में केजरीवाल की ही गलती है और ना कि ईडी की, एंड स्टेटेड the ED had issued him 9 notices. He had every opportunity to explain himself. What was the sense of entitlement that led him to refuse to appear before them? Does he think that he is above the law? केजरीवाल के अरेस्ट में एक शख्स का कमेंट काफी इम्पोर्टेंट है और वो है अन्ना हजारे का, who was the heart and soul of the IAC India Against Corruption Movement, जो कि केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में घुसने से पहले शुरू किया था। वे केजरीवाल से काफी गुस्सा थे और कहा भी था कि एक समय पर जो इंसान लिकर के इतने खिलाफ है, खुद ही ऐसी पॉलिसी बनाकर पैसे कैसे इकट्ठा कर सकता है। He stated, "As you sow, so shall you reap. He has been arrested because of his deeds. Now that he has been arrested, the courts and government will decide what's proper and what's improper." तो अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की हालत सुधरती है या नहीं। Till then, keep following लॉ चक्रा।